बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का चैप्टर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, जनरल नॉलेज भी आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो शत्रु देश की सेना को या शत्रुओं को हमारे देश में आने से रोकती है। आई होप का आपका आंसर होगा पर्वत, हिमालय पर्वत। तो मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एवरेस्ट। और अगला क्वेश्चन होगा कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, भारतीय महिला, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और एक क्वेश्चन और बचता है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो आज उसी बछेंद्री पाल की एवरेस्ट यात्रा का जो उन्होंने खुद लिखी है उसका रोमांचकारी वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में। तो इनकी जीवनी है कि इनका जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। इनकी माता का नाम हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह थे। उनकी 3 संतानें थी। तो पढ़ाई का खर्च उठाने में ये परिवार असमर्थ था। फिर भी सिलाई करके बछेंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ाई, 8वीं पास की। उसके बाद प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को पढ़ाई के लिए, बछेंद्री पाल की पढ़ाई के लिए सहमत किया। तो बछेंद्री पाल जी बताती हैं कि मैंने MA B.Ed संस्कृत से किया। ये बताती, मेरा बड़ा भाई मेरे छोटे भाई को हमेशा पहाड़ पे चढ़ने के लिए उकसाता था कि आप चढ़ो चढ़ो चढ़ो, पर मुझे रोकता था। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये क्यों मानता है कि लड़कियां कोमल होती हैं और चढ़ नहीं सकती हैं। मेरी हमेशा बचपन से इच्छा रही थी पहाड़ों पे चढ़ने की। और कहती मुझे परिस्थिति भी ऐसी मिली क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने से अक्सर हमारा जो घर था, हमारे परिवार के सदस्य थे, थोड़े समय के लिए पहाड़ छोड़कर तराई में आ जाते थे। तो हमें बार बार ऊपर चढ़ना उतरने का मौका मिलता था। और जब हम तराई में आ जाते थे तो अपने स्कूल में जाने के लिए मुझे 5-6 किलोमीटर ऊपर फिर पहाड़ पे जाना पड़ता था इस पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो इस तरह मुझे परिस्थिति मिली और मुझे पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस भी होती रही। पर मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, एवरेस्ट पे चढ़ाई करना। और मेरे को मौका मिला उन दिनों सरकार की तरफ से माउंटेन फाउंडेशन में महिलाओं पर चढ़ने के लिए पर्वत पे खोज की जा रही थी और मेरे को भी मौका मिला और मेरा भी उसमें चुनाव हो गया। फिर वो बताती हैं कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने का उनका वर्णन बताते हुए वो कहती हैं कि 7 मार्च 1984 को हम दिल्ली से काठमांडू जहाज़ के रास्ते से पहुंचे। हमसे पहले एक अग्रिम दल रवाना हुआ था जिनका काम था बेस कैंप में जाके रास्ते में आए जो हिमपात बर्फ़ गिरी है उसको साफ़ करना। वो हमसे पहले पहुंच चुके थे, उन्होंने रास्ता साफ़ किया। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो नमची बाज़ार में मैंने पहली बार एवरेस्ट को देखा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के लोग जो एवरेस्ट को तो सागर माथा के नाम से बुलाते थे, नेपाली लोग। सागर का माथा अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। तो हिमालय की सबसे ऊंचा स्थान पर्वत को सागर माथा कहना मुझे बिल्कुल सार्थक लग रहा था, इसलिए मुझे ये नाम वहाँ बहुत अच्छा लगा। तभी बताती है, तो मैंने एवरेस्ट पे एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल देखा जिसको प्लूम कहते हैं। तो मुझे वहाँ के लोगों से पता लगा कि 150 किलोमीटर से जब अधिक तेज़ गति से हवाएं चलती हैं तो सूखी बर्फ़ के उड़ने से ये फूल सा बन जाता है। और बर्फ़ का ये ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा होता है। और जब शिखर पे जो लोग चढ़ते हैं तो उन्हें तो इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। लेखिका कहती है, इस बात को सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मेरे को अपने लक्ष्य में पहुंचने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मैं डरी नहीं और आगे बढ़ती गई। तभी वो बताती है, 26 मार्च को हमारा दल पेरिस पहुंचा तो हमें पता लगा खुम्बू निपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ़ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत भी हो गई और 4 घायल हो गए। तभी हमारे चेहरे पे अवदास यानी उदासी आ गई। तो हमारे जो नेता थे कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु का
सहज रूप से स्वीकार करना ही पड़ता है। तभी हमारे उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि कुंभू निपात का रास्ता साफ किया है, पुल रस्तियाँ झंडियाँ लगा दी हैं, परंतु बार बार हिमपात हो रहा है तो काम दोबारा हमें करना पड़ सकता है। फिर बेस कैंप पहुंचकर हमें समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु थी, जिसके कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई है। तो हम डरी नहीं, हम आगे बढ़ते गए। तभी जब हम 7,900 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचे तो अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग करना सिखाया और फिर हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का भी अभ्यास करवाया। लेखिका बताती है वो और रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी क्या होता है बच्चों? एक यंत्र होता है जहाँ पे मोबाइल काम नहीं करते, वहाँ पे ये काम करता है, सिग्नल के माध्यम से आपकी आपसी जोड़ बनाए रखता है। तो बोलते हैं 29 अप्रैल को अंग दोरजी और लोबसांग और गगन बिपसा साउथ कोल पहुंच गए, जो 7,900 मीटर तक था। तेंजिंग भी वहां आए थे। लेखिका बताती है कि मुझे याद है बेस कैंप पे तेंजिंग भी वहां आए थे अपनी बेटी डेकी के साथ, और उनकी एक आदत थी, वो सभी शेरपा और सभी दल पे जाने वाले लोगों से पर्सनल बात करते थे। तो उन्होंने लेखिका से बात भी की तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो और मुझे लगता है कि तुम पहले प्रयास पे ही पर्वत पे तुम पहुंच जाओगी और तुम्हें पहुंच जाना ही चाहिए। आगे लेखिका अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है कि 15-16 मई की बात है। लाहौसे की सीधी ढलान पर वो तंबू लगा के सोई हुई थी। उनके साथ लोबसांग, तेंजिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात के 12:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ और उनका कैंप तहस नहस हो गया। उन्हें ठंडा ठंडा लगा तो उन्होंने बाहर देखा कि एक बड़ा सा हिमपुंज, विशाल हिमपुंज आकर कैंप पे गिरा है, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। तभी जल्दी से लोबसांग आए। उन्होंने स्विस सुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बर्फ़ की कब्ज से निकाला। इतनी ऊंचाई पर इतना सुरक्षा कार्य करना बच्चों वाकई एक साहसिक कार्य था। उनमें से 9 पुरुषों के सदस्यों को चोटें लगी, कुछ की हड्डियां टूटी, उन्हें बेस कैंप वापस भेजना पड़ा। कर्नल कुल्लर ने बछेंद्री पाल से भी पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो लेखिका कहती हैं कि मैंने उत्तर दिया नहीं, मैंने जाने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन मैंने साउथ पोल पर जाकर चाय बनाई अपने साथियों के लिए, जय और मीनू को पिलाई। फिर मैं बर्फ़ की हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, बच्चों कह रही हैं उस समय। तो वह बताती हैं कि मैं की को ढूंढते ढूंढते नीचे आ गई कि इतनी बर्फ़ की तेज़ बर्फीली हवाओं के बीच में मुझे नीचे आता देखकर हक्का बक्का रह गया, अर्थात हैरान हो गया। साउथ कोल क्या है बच्चों? पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। उसके बाद कहते हैं अगले दिन हम 4 बजे उठी, फिर मैंने चाय पी। अंगदोर जी के साथ मुझे आगे यात्रा करनी थी। अब वो अंगदोर जी के बारे में बताती हैं कि ऑक्सीजन के बिना वो चढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव मेरे आगे रखा कि हमें रात तक नीचे वापस आना है, क्योंकि मैं बिना ऑक्सीजन के वो ऊपर चढ़ते थे और ऑक्सीजन के बिना उनके पाँव ठंडे पड़ जाते थे। लेखिका कहती है कि मुझे थोड़ा सा उन पर विश्वास करना भी थोड़ा डर लग रहा था कि अगर रात तक हम वापस ना आए तो क्या होगा। फिर भी वो कहती मैंने उनके साथ चढ़ाई करनी शुरू की। 6:20 पे अंगदोर जी और बछेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकल पड़े थे। काफ़ी बिना रस्सी के लिए वो चढ़ रहे थे। बर्फ़ शीशी की चादर के समान सख्त थी। बर्फ़ काटने के लिए उन्होंने कहा दांतों वाला फावड़ा हमने ले लिया था। तो हमारी जो शिखर पे लोग 4 घंटे में चढ़ते थे, हम 2 घंटे में चढ़ गए थे। तो मुझे देखकर अंगदोर जी ने कह दिया कि अगर आप इसी तरह चढ़ती रही तो हम 1 बजे तक शिखर तक पहुंच जाएंगे। फिर हमने शिखर के पास जाकर कैंप लगाया, पुनः एक बार चाय पी। वहाँ पे लाहाटू ने हमें एक नायलॉन की रस्सी लाया और वो दी। हम उस नायलॉन की रस्सी के साथ, लेखिका बताती है, ऊपर चढ़ने लगे। नायलॉन की रस्सी वहाँ पे ज़्यादा कामयाब रहती है।
तो जब लाहौटू ने देखा कि मेरी जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम थी, तो 2.5 लीटर थी, उन्होंने 4 लीटर कर दी। इससे मुझे चढ़ने में और भी अधिक आसानी हो गई। अब वो बताती हैं 3 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई और एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। कहती है जब मैं चोटी पे पहुंची तो वहाँ 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे और ढलान हजारों मीटर लंबी थी। अगर हम गिरते तो कितना नीचे गिरते। कह रही सबसे पहले हमने फावड़े से वहाँ जगह बनाई, स्वयं को सुरक्षित किया, फिर मैं घुटनों के बल नीचे बैठी। मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, अर्थात हिमालय का चुंबन किया। अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला, उसे लाल कपड़े में लपेटा, पूजा की, फिर बर्फ़ में दबाया। अपने माता पिता को भी याद किया। आगे बताती है कि अंगदौर ने मुझे गले लगाकर बधाई दी। सोनम और पुलजर ने मेरी फ़ोटो खींची, कर्नल कुल्लर को फ़ोटो खींच के भेजी। हम चारों पर्वतारोही की भी फ़ोटो साथ में भेजी। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई देते हुए कहा कि तुम्हारे माता पिता को बधाई, देश को तुम पर गर्व है और जब तुम नीचे आओगी तो नया संसार तुम्हें देखने को मिलेगा। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा इरादा पक्का है और लक्ष्य निर्धारित है तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, जैसे लेखिका पहुंच गई। और साथ में जब हम अपने लक्ष्य पे चढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने साथ अपने साथियों का भी पूर्ण सहयोग देना चाहिए, जैसे लेखिका दे रही थी। इससे हमारी जो यात्रा है वो और भी आसान हो जाती है। और साथ ही साथ यात्रा में हमें अपने स्वभाव को भी विनम्र रखना चाहिए।